अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और बड़ी रेलेवेंट और कुछ परेशान कुन भी और कुछ तस्कीन बख्श भी। तो मिली जुली सी खबरें हैं जी आज जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक तो इमरान खान साहब ने जो अडयाला जेल में आज गुफ्तगू की है उससे मुताल्लिक आपको अपडेट करेंगे, और जो काजी साहब का वाक़या पेश आया है उसके बारे में बहुत से लोगों को इंतज़ार था कि इमरान खान साहब क्या रिएक्ट करेंगे, वो आपको बताते हैं। अगली पॉलिसी उन्होंने बनाई है वो आपके साथ शेयर करेंगे। पिंडी का जलसा क्यों मुलतवी या मनसूख किया गया है उसकी वजह बताएंगे। इसके साथ साथ कुछ तब्दीलियां भी की गई हैं इमरान खान साहब की टीम में, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके बाद जी मौलाना साहब की जो सियासत है उसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इसको पिछले व्लॉग में भी मुझे डिस्कस करना था। कल अहम कुछ एंकर्स की मुलाकात हुई मौलाना साहब के साथ, जिसके बाद काफ़ी चहमगोइयाँ हो रही थी कि मौलाना जो है वो हुकूमत का साथ देने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो क्या ऐसा ही है? आज सलमान अकरम राजा साहब ने जाके फिर मौलाना साहब से मुलाकात की और दीगर भी कायदीन उनके साथ थे PTI के। तो आज क्या गुफ्तगू हुई, मौलाना किधर खड़े हैं, कुछ जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद यकीनन जो अदालती मामलात है उससे जुड़ी चीज़ें हैं, और फिर ओवरऑल जो आज दिन भर डिस्कशन में रहा मौजू उसके ऊपर भी थोड़ी सी मज़ीद बात। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। ज़्यादा जो इसमें बात है व्लॉग में जी वो इमरान खान साहब की ही मीडिया से जो गुफ्तगू थी उससे मुतालिक ही बताएंगे आपको। इमरान खान साहब ने आज सहाफ़ियों से जो अडयाला जेल में मुलाकात हुई, उनकी बातचीत हुई ड्यूरिंग जो प्रोसीडिंग्स होती हैं अदालत की, तो इस दौरान बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है जी इमरान खान साहब की। आज पहले तो उन्होंने ये बताया कि पूरा 1 साल उन्हें अडयाला जेल में हो चुका है। याद रहे कि 5 अगस्त को जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था तो उन्हें अटक जेल ले जाया गया था, जिसके कुछ देर अरसे बाद उन्हें अडयाला जेल शिफ्ट कर दिया गया था। तो अब इमरान खान साहब को अडयाला जेल में आए हुए पूरा 1 साल हो चुका है, और इस 1 साल में जाहिर है शदीद सर्दी, शदीद गर्मी, हब्स, तकरीबन 1 साल में जितने मौसम होते हैं वो सारे इमरान खान साहब ने गुजारे हैं। और इमरान खान साहब गर्मी के हवाले से ही गुफ्तगू करते हुए, क्योंकि गर्मी ज़्यादा तकलीफ़ दे होती है और जेल में जहाँ आपको नामुकम्मल सहूलियात होती हैं तो ज़ाहिर है आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता है वहाँ पे टाइम गुजारना। तो इमरान खान साहब उसी का जिक्र करते हुए बता रहे थे कि जो इन्होंने चक्की में मुझे बंद रखा हुआ है, मैंने 21-22 घंटे इस चक्की में गुजारे हैं, और इस कदर पसीना आ जाता है इतनी गर्मी में, हब्स के मौसम में, गर्मी शदीद में, कि जो मैंने शॉर्ट्स पहने होते हैं या निकर जो मैंने पहनी होती है वो पसीने से गीली रह रह के बाकायदा फटने वाली हो गई थी, गल चुकी थी इतनी। और जेलर मुझे इवन कह रहा था कि ये आप बदल लें, ये इस कदर अब गली हुई है। उनका मकसद ये था कि इतनी इंटेंस गर्मी में, इतनी शदीद किस्म की अवन जैसी गर्मी में, और ये जिक्र वो 2-3 दफ़ा कर चुके हैं कि उनके जो सेल में गर्मी का आलम है बिल्कुल ऐसे है कि जैसे वो कोई अवन में मौजूद है। तो वो इस बात का तासुर ये दे रहे थे कि वो इस कदर ज़्यादा पसीने में शराबूर रहते हैं इस गर्मी के मौसम में कि कपड़े गलने वाले हो जाते हैं। बहरहाल इमरान खान साहब कहते हैं कि ये सब उनके लिए इसलिए किया गया उनके साथ ताकि उन्हें तोड़ा जा सके, उन्हें परेशान करके किसी कॉम्प्रोमाइज़ पे मजबूर किया जा सके। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि इन्हें आइडिया ही नहीं है कि एक स्पोर्ट्समैन की ट्रेनिंग कैसी होती है। हमारे लिए ये गर्मी पसीने में रहना ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं होती, और हम आदी हैं इस चीज़ के कि आपको पसीना आता है। ज़ाहिर एक स्पोर्ट्समैन जो होता है वो वर्कआउट करता है, उसकी फ़िज़िकल ट्रेनिंग मुशक्क़त इस कदर होती है कि वो तो पसीने में भरा रहता है हर वक्त। ग्राउंड पर जब आप 8-8, 10-10 घंटे गुजारते हैं और सख्त गर्मी में भी आप मैचेस खेलते हैं, सख्त सर्दी में भी खेलते हैं, और हर तरह के मौसम में मुख्तलिफ ममालिक में जाके खेलते हैं, तो आप क्या क्या कुछ नहीं फ़िज़िकली बर्दाश्त कर लेते। तो इमरान खान साहब कहते हैं मुझे ये चीज़ें तोड़ नहीं सकती थी और ये इनकी गलत फहमी थी। लेकिन बहरहाल एक आम आदमी के लिए तो ये सोचना ही बड़ा हौलनाक है, क्योंकि देखने में तो बाजार लगता है ना कि बड़ी शहजादों जैसी ज़िंदगी गुजारी है, तो जी बड़ा मुश्किल है कि जेल काटा जाए, जेल में कोई जाएगा तो वो कैसे काट सकेगा वो टाइम। और ये बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि इमरान खान साहब नहीं जेल काट सकेंगे, लेकिन इमरान खान साहब की जो एक फ़िज़िकल ट्रेनिंग उन्होंने सारी ज़िंदगी की उसने यहाँ पर उनका साथ निभाया, और उस वजह से वो मेंटली भी स्ट्रॉन्ग तो हैं ही, फ़िज़िकली भी वो इस सब को झेलने में कामयाब रहे। और ना सिर्फ ये कि उन्होंने ये सारा सख्त वक्त गुजारा, बल्कि हैरत अंगेज़ तौर पर और माशाल्लाह बीमार भी नहीं हुए, अल्लाह ने उन्हें सेहत भी दिए रखी, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहरहाल इमरान खान साहब कहते हैं कि अब जो टाइम है वो ये है
کہ ٹائم بڑا مشکل ہے ملک میں اس کے اوپر. اور انہوں نے جو آج گفتگو کی اس کا کچھ حصہ بعد میں ان کی ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی شیئر کیا گیا، جس میں وہی کہتے ہیں کہ اس وقت ملک میں ایک پارٹ 2 یحییٰ کی حکومت ہے، یحییٰ خان پارٹ 2 کی حکومت ہے. اور یحییٰ خان نے بھی یہ کیا تھا کہ 50,000 پاکستانی مروا دیے تھے. اور یہ بات حمود الرحمان کمیشن ہمیں بتاتی ہے کہ انہوں نے اپنے اقتدار کے لیے اتنے لوگ مروا دیے تھے اور اتنا سخت ان کا وہ مارشل لا تھا. اور ابھی بھی کچھ صورتحال اسی طرح کی ہے کہ پارٹ 2 چل رہا ہے ایسا لگ رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اب جو عدلیہ کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں یہ ایک بہت خطرناک گیم ہے، پورا آئین کا حلیہ بگاڑنے جا رہے ہیں، عدلیہ کو ٹوٹل آپ سمجھ لیں کہ انڈر کنٹرول کر کے اس کی آزادی ٹوٹلی ختم کرنے جا رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ اب قوم کے لیے وقت ہے کہ انہیں نکلنا ہے، ہر مشکل کو ایک طرف رکھ کے نکلنا ہے، اس کے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں ہے. یہ اب وہ پوائنٹ آ گیا ہے کہ اگر اس پر بھی آپ نہیں روک سکے ان کا ہاتھ تو پھر بہت دیر ہو جائے گی، ملک کا ناقابل تلافی نقصان ہو جائے گا. تو عمران خان صاحب جو ہے اس پہ انہوں نے آج یہ میسج دیا ہے قوم کو کہ جی جو احتجاج وہ کرنے جا رہے ہیں، ایک تو فرائیڈے کو احتجاج ہے جو سپریم کورٹ کے باہر ہے جہاں پر وکلا پہنچیں گے، اور اس کے بعد جو سیٹرڈے کو عمران خان صاحب نے راول پنڈی کا جلسہ رکھا تھا اس کو انہوں نے منسوخ کر دیا ہے. اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ جلسے کی اجازت تو یہ لوگ دے نہیں رہے اور اس کے بعد پھر اس میں اتنی رکاوٹیں بھی ڈالتے ہیں، تو اس لیے جلسے کی اجازت کے لیے ان سے ادھر ادھر منتیں کرنا فضول ہے، لہٰذا ہم احتجاج کی طرف جائیں گے. اور عمران خان صاحب نے اب جلسے کو احتجاج میں بدل دیا ہے. اور جلسہ تو ظاہر ہے ایک جگہ پر ہوتا، سب لوگ آتے خاموشی سے تقریریں سنتے اور اس کے بعد چلے جاتے، لیکن اگر احتجاج ہوتا ہے تو وہ مختلف جگہوں پر ہوگا. اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک اس بات کا خدشہ رہتا ہے کہ کوئی ایسی سچویشن ہوگی کہ پولیس آ کے روکنے کی کوشش کرے گی، لوگوں کو منتشر کرنے کی کوشش کرے گی، تو یہ سب چیزیں ہوں گی. تو یہ ایک اللہ کرے کہ خیریت سے معاملہ ہو، لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک ایجیٹیشن کی طرف معاملہ جا سکتا ہے. اب جلسے میں تو ویسے بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جی ایک نارمل سچویشن ہے. بہت سارے جو لوگ ویسے آنسو گیس یا ڈنڈے کھانے کے لیے تیار نہیں بھی ہوتے جلسے میں جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن کیا احتجاج کے لیے بھی اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل آئیں گے، یہ ایک بڑا سوال ہے. اور یہ دیکھنا ہوگا کہ سیٹرڈے کو کس طرح سے رسپانس کرتے ہیں لوگ عمران خان صاحب کی اس کال کے اوپر. باقی ان کی کوشش یہی ہے کہ ابھی بھی اگر لیاقت باغ کے اندر انہیں جلسے کی اجازت مل جائے تو ہو جائے جلسہ، نہیں تو پھر یہ احتجاج کریں گے پورے شہر میں. اور پھر ایک دما دم مست قلندر والی جو سچویشن ہے وہ بظاہر نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب سے جب یہ پوچھا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہمیں دھوکہ دیتی ہے، ہمیں رائٹ دکھا کر لیفٹ مارتی ہے. اور جیسے انہوں نے ہم سے 22 اگست کا جب جلسہ ملتوی کرنے کے لیے کہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ 8 ستمبر میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا. اور انہوں نے 8 ستمبر کے جلسے میں پھر رکاوٹیں بھی ڈالی، لوگوں کو گرفتار بھی کیا، پکڑ دھکڑ کی اور رکاوٹیں بھی کھڑی کیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ بات کے پورے پابند نہیں ہوتے. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی اب ہم بات نہیں کریں گے، مذاکرات کا دروازہ بند کر دیا. اور کل یہ جو خبر آ رہی تھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی عمران خان صاحب نے یہی بات کی ہے، تو یہ آج عمران خان صاحب نے صحافیوں کے سامنے اس کی تصدیق کی کہ علی امین کو بھی میں نے کہہ دیا ہے کہ احتجاج اس نے لیڈ کرنا ہے اور اس بات کے لیے کوئی خیبر پختونخوا حکومت کی فکر نہ وہ کرے. اور دوسرا یہ کہ جو اس سارے معاملات میں اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہے اس کو بھی بالکل ترک کر دیا جائے. پھر ان سے یہ سوال کیا گیا کہ رؤف حسن صاحب تو ابھی کل ہی کسی پروگرام میں یہ بات کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت یا انہیں انگیج کرنا یہ ہماری پارٹی پالیسی ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ ضرور ان سے بات چیت ہو سکے. تو اس بیان کو پھر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ رؤف حسن کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اس کے تو میری کافی عرصے سے ملاقات بھی نہیں ہو سکی، 2-3 دفعہ وہ آئے بھی ہیں تو جیل انتظامیہ نے ملنے نہیں دیا. لیکن بہرحال ہماری یہ کوئی اب پارٹی پالیسی نہیں ہے، ہم کوئی بات چیت نہیں کر رہے اور نہ ہم کسی کو انگیج کر رہے ہیں. اب ہم اپنے طور پر جو جد و جہد ہے وہ جاری رکھیں گے. اس کے علاوہ اس سے جڑی ایک خبر یہ بھی آپ کو دے دیں کہ رؤف حسن صاحب کو اب مرکزی سیکرٹری اطلاعات کے عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا ہے اور اب جو مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کی وہ شیخ وقاص اکرم صاحب کو بنا دیا گیا ہے. کافی ووکل ہیں میڈیا میں، مختلف ٹاک شوز میں بڑے ہی پراثر طریقے سے، مؤثر طریقے سے پی ٹی آئی کا موقف بھی بیان کرتے ہمیں نظر آتے ہیں. تو بہرحال بہت سے لوگ ان کو سراہ رہے ہیں کہ یہ ایک بہتر چوائس ہے. اور رؤف حسن صاحب ماضی میں کافی چیزوں کی وجہ سے کچھ تنقید کا بھی نشانہ بنتے رہے ہیں، تو اب بہرحال ان کو تبدیل کر کے جو شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں ان کو مرکزی سیکرٹری اطلاعات بنا دیا گیا. بہرحال رؤف حسن صاحب کو بالکل سائڈ لائن نہیں کر دیا گیا، اب جو تھنک ٹینک ہے پالیسی کا اس کا ہیڈ انہیں بنا دیا گیا رؤف حسن صاحب کو. تو اب یہ کچھ تبدیلیاں جو ہیں وہ عمران خان صاحب نے ٹیم میں بھی کی ہیں.
बहरहाल इमरान खान साहब ने इस सारे मामले के ऊपर जो है अल्टीमेटली जो 2-3 यही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो उन्होंने की हैं कि एक तो बातचीत नहीं करने के लिए अब वो इंटरेस्टेड, और दूसरा अब एजिटेशन की तरफ वो जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब आ जाते हैं कि दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस हैं वो क्या हैं। तो जी कल मौलाना फजल रहमान साहब से कुछ अहम एंकर्स की गुफ्तगू हुई, मुलाकात हुई, और ज़्यादातर ये वैसे वो एंकर्स आप कह सकते हैं जो मैंने फुटेज में देखे जो ज़्यादातर हुकूमत के ज़्यादा मौक़िफ़ के करीब तर हैं या PTI के नाक़दीन में से हैं। और जब ये एंकर्स मौलाना से मिलकर आए तो ये उनका तासुर था कि मौलाना हुकूमत के साथ ताउन करने के लिए आमादा हो चुके हैं, और आइनी अदालत की बात हो, मिलिट्री ट्रायल्स के हवाले से बात हो, या कुछ और 2-3 जो हुकूमत के अहम पॉइंट्स हैं उसके ऊपर मौलाना हुकूमत का साथ देंगे आइनी तरमीम में। और मौलाना ने ये कहा है कि जी उनको पूरा उनका ताउन हासिल रहेगा वगैरह। तो ये एंकर्स की ज़बानी तो ये बातें आईं बाहर, लेकिन बहरहाल मौलाना की तरफ से किसी ने इस तरह की बात क्लेम नहीं की। इसके बाद बहुत सारे लोग मौलाना पे तनकीद भी शुरू कर चुके थे कि जनाब मौलाना ने फिर वही किया, हम पहले ही उन पर ट्रस्ट नहीं करते थे वगैरह वगैरह। तो एक इमोशनल सा रद्दमल आपको पता है फ़ौरन आना शुरू होता है, तो वो थोड़ा शुरू हुआ ही था कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वफ्द मौलाना फजल रहमान से मिलने उनकी रहायशगाह पर चला गया। सलमान अकरम राजा साहब उसको लीड कर रहे थे, दीगर सियासी रहनुमा भी थे। तो वहाँ पर उन्होंने ज़ाहिर है जहाँ उनकी खैरियत मालूम की, वहीं पर उनसे इस बारे में भी बात हुई कि आनी तरमीम के हवाले से क्या वो हुकूमत के साथ कोई ताउन करने जा रहे हैं, क्योंकि ये खबरें काफ़ी कल वाली इंपॉर्टेंट थी। तो उस पर फिर जो उन्होंने मौलाना से बातचीत करने के बाद जो बाहर मीडिया टॉक में आके बताया, ख़ास तौर पर मैं सलमान अकरम राजा साहब की बात को वेटेज दूंगी। तो उनका ये कहना था कि मौलाना ने जो एक उस वक्त स्टांस लिया था जब आइनी तरमीम बिल्कुल होने जा रही थी उस स्याह रात में, तो मौलाना उससे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे हैं। हाँ ये ज़रूर है कि हम अपने तौर पर कुछ चीज़ें अगर हमें लगता है कि कोई कानून साजी बेहतरी होनी चाहिए तो वो हम अपने तौर पर देखेंगे, क्योंकि मौलाना का मौक़िफ़ ये है कि इत्तफ़ाक़ राय से होनी चाहिए कोई भी चीज़ हो। लेकिन बहरहाल ऐसा कुछ नहीं है कि मौलाना इस तरह की बेसिक चीज़ें जिसके ऊपर ऑलरेडी इतनी तनकीद हो रही है, जो मुतनाज़ बातें हैं, उसके अंदर कोई उनके साथ ताउन करने जा रहे हैं। तो इस बात को यकसर सलमान अकरम राजा साहब ने बिल्कुल मुस्तरद किया और कहा कि मौलाना की पोजीशन वही है जो पहले उनकी पोजीशन थी। तो उसके बाद थोड़ी सी लोगों में सांस बहाल हुई कि ऐसा नहीं हो रहा कि फौरी तौर पर कोई आइनी तरमीम हो रही है। बहरहाल हुकूमत इसके ऊपर 2-3 ऑप्शंस पे गौर कर रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। एक तो ये भी कर रहे हैं कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो इनको दे के तो वैसे ही तादाद पूरी कर ली जाए, वरना 63A की जो तशरीह है वो बदलवा ली जाए, उससे नंबर पूरे कर लिए जाएँ। तो किसी भी तरह ये उस चीज़ के लिए कोशिश तो अपने तौर पर वैसे भी जारी रखे हुए हैं, लेकिन बहरहाल ये है कि वो अपनी चालें चल रहे हैं, और इधर PTI ने भी फौरी तौर पर मौलाना को दोबारा इंगेज किया, जो कि अच्छी उनकी तरफ से मूव थी। अब आ जाते हैं जी कि इस सारी सूरत हाल में अदलिया लेकिन क्या कर रही है। क्या वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि जी ये सारी पॉलिटिकल जमातें इसके ऊपर क्या स्टांस ले रही हैं, या वो अपने तौर पर भी कुछ सोच रहे हैं। आज कुछ सहाफ़ी इसके ऊपर मुख्तलिफ खबरें लेकर आए हैं, और मौलाना के यानी अगर इसमें वो शामिल भी होते हैं तरामीम में, या कुछ ऐसी सिचुएशन भी होती है, तो क्या अदलिया की तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जो काजी साहब ने अभी ख़त का जवाब दिया है मंसूर अली शाह साहब को, उसके बाद तो डिवीज़न बड़ी वाज़ेह हो गई है, और ये तक अंदाज़ा हो गया कि किस लेवल की इनकी लड़ाई हो रही है। सिर्फ ये नहीं है कि कोई आपस में कंफर्टेबल नहीं है, बल्कि एक बहुत आगे के लेवल की लड़ाई जा चुकी है, बड़े लो लेवल की है ऑनेस्टली, अगर सही अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ तो। बहरहाल अब इसके ऊपर कुछ लोगों का ये ख्याल है, मतीउल्लाह जान साहब तो ये कह रहे थे कि मंसूर अली शाह साहब ने तो कहा कि इसके ऊपर फुल कोर्ट बैठनी चाहिए, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर ऑर्डिनेंस आया है। लेकिन मौलाना चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो फुल कोर्ट बुलाएं, क्योंकि उनका ये कहना है कि 3 से 4 जज मैक्सिमम काजी साहब के साथ खड़े हैं, बाकी तो सब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ खड़े हैं। तो इस बात का अंदाज़ा है काजी साहब को कि फुल कोर्ट बुलाया तो उल्टा ही गले पड़ जाएगा, इसलिए वो इस तरह की गलती नहीं करेंगे। दूसरी तरफ कुछ सहाफ़ी ये खबरें दे रहे हैं कि हो सकता है कि अगर ये मामला ना सिमटा तो जजेस जो हैं वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें और बाकायदा मुश्तरका किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी कहानी, सारी रुदात बता दिए कि उनके साथ हो क्या रहा है और किस तरह उन्हें अंडर प्रेशर किया जा रहा है। तो ये भी एक चीज़ जो है वो हो सकती है कि वो खुलकर इस तरह मीडिया पे मौक़िफ़ दें, जो कि बड़ा अनलाइकली है। हमने कभी ऐसा देखा नहीं कि जज साहिबान, सिटिंग जजेस जो हैं वो आकर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। और फिर तीसरी जो चीज़ है वो ये कि ज़ाहिर है जो एक इंटरनल लड़ाई है जिसमें आपको पता है कि जो कानूनी तौर पर ऑप्शंस हैं उनको अवेल किया जा सकता है। हो सकता है कि चीफ जस्टिस के बनाए हुए बेंचेस
کے اوپر نہ بیٹھا جائے, اس طرح سے بینچز پہ کام نہ کیا جائے, یا پھر ان کو مختلف خطوط کا سلسلہ جاری رہے, یہ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. اور کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری ایک قلم چھوڑ ہڑتال ہو سکتی ہے منصور علی شاہ صاحب اگر کریں گے تو, تھرو آؤٹ ہائی کورٹس سے لے کر اوپر تک, تو یہ بھی ایک ہو سکتا ہے. تو بہت سارے جو معاملات ہیں وہ ادھر ادھر سے خبریں آ رہی ہیں, لیکن ظاہر ابھی حتمی طور پر تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. لیکن بہرحال یہ ججز بھی اتنی خاموشی سے سب کچھ ہوتا ہوا نہیں دیکھیں گے, جو ان کے پاس آپشنز ہیں کوئی نہ کوئی آپشن کی طرف تو ظاہر ہے وہ بھی جائیں گے, اور وہ ہمیں اندازہ ہو چلا ہے جس طرح کی خط و کتابت ہو رہی ہے اور اس میں جو لینگویج یوز ہو رہی ہے اسپیشلی. تو یہ بھی سب چیزیں جو ہیں وہ اس وقت آن بورڈ ہیں. باقی اس ساری کہانی میں جو بظاہر نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ جو اگلے 2-3 دن ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں, لیکن اس میں اب جو مین مرکزی کردار ہے وہ خود ظاہر ہے عوام کا ہے کہ وہ فرائیڈے کو سیٹرڈے کو نکلتے ہیں تو کتنی بڑی تعداد میں نکلتے ہیں, اور ان کا جو احتجاج ہے وہ کتنا امپیکٹ ڈالنے میں کامیاب ہوتا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ.